दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महंगाई के इस भयानक दौर में सिर्फ 1,000 रुपए की पेंशन लेकर कोई बुजुर्ग अपना पूरा महीना कैसे चला सकता है? जबकि दवाइयों का खर्चा रोज बढ़ रहा है और रोजमर्रा की जरूरतें आसमान छू रही हैं। संसद की एक अहम स्थायी समिति ने सरकार को सीधे चेतावनी देते हुए कहा है कि ईपीएस 99 स्कीम के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन बेहद कम और अव्यवहारिक हो चुकी है। इसलिए तुरंत इसकी समीक्षा करके इसे बढ़ाया जाए और लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही 7,500 रुपए की मांग को पूरा किया जाए। जंतर मंतर पर हाल ही में 3 दिन तक चला धरना प्रदर्शन भी इसी मांग को लेकर था और अब समिति ने खुद कर्मचारियों की आवाज को दोहराते हुए सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। अगर आप इस पूरे मामले को गहराई से समझें तो ये सरकार के लिए एक बड़ा संकेत है, क्योंकि संसदीय समितियां जब कोई सिफारिश करती हैं तो अक्सर उन्हें लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाते हैं। साथ ही समिति ने साफ कहा है कि सिर्फ न्यूनतम पेंशन बढ़ाना काफी नहीं, बल्कि इसमें महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए, जैसे केंद्र सरकार के अन्य पेंशनरों को दिया जाता है, ताकि महंगाई के असर से हर साल राहत मिल सके। वरना 7,500 की पेंशन भी कुछ साल बाद बेकार हो जाएगी। सरकार की तरफ से जवाब आया कि हम तो पहले ही ईपीएफ संगठन के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त योगदान दे रहे हैं और बजट से 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन समिति ने इसे कहकर खारिज कर दिया कि अभी भी काफी कम है, इसलिए बजट में अलग से प्रावधान करके इसे रिव्यू किया जाए और एक सम्मानजनक स्तर तक लाया जाए। इसके अलावा समिति ने मजदूरों और गिग वर्कर्स के लिए भी बड़े सुझाव दिए हैं, जैसे सभी गिग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराया जाए, कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों को ईएसआई और पीएफ जैसी सुविधाएं समय पर मिले और केंद्र तथा राज्यों का एक समन्वय बोर्ड बनाकर श्रम कानूनों का बेहतर पालन सुनिश्चित किया जाए। गिग इकोनॉमी को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने की दिशा में ये कदम बहुत जरूरी है, क्योंकि लाखों युवा डिलीवरी पार्टनर, कैब ड्राइवर, फैक्ट्री वर्कर और दिहाड़ी मजदूर अभी भी सामाजिक सुरक्षा से बाहर है। अगर उनकी पेंशन या इलाज की सुविधा बढ़ाई जाए तो उनका जीवन स्तर सुधरेगा। अब बात करते हैं ईएसआईसी की वेज सीलिंग पर, जो फिलहाल 21,000 रुपए पर अटकी हुई है। समिति ने इसे बढ़ाने की सिफारिश की है। अगर इसे 25,000 तक किया जाए तो लगभग 56 लाख नए कर्मचारी कवर हो जाएंगे। अगर 30,000 किया तो 97 लाख, और अगर 40,000 तक बढ़ाया तो 1,30,00,000 से ज्यादा कर्मचारी फायदा उठा सकेंगे। क्योंकि इसमें कर्मचारी का योगदान सिर्फ 7.5% और कंपनी का 3.25% होता है, इसलिए सीलिंग बढ़ने से लाखों परिवारों को मुफ्त इलाज और बीमा का लाभ मिलेगा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत में एलपीजी की सप्लाई को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चल रही हैं। लेकिन एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने के बावजूद हर महीने 29 से 34 टैंकर आयात करने पड़ेंगे, क्योंकि घरेलू उत्पादन क्षमता अभी अपर्याप्त है। और ऊर्जा स्रोतों को डाइवर्सिफाई करने का कोई ठोस प्लान नहीं था पहले। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा तो उत्पादन रैंप अप किया गया, लेकिन फिर भी 14 लाख टन का ही उत्पादन हो पा रहा है, जबकि जरूरत 29 लाख टन की है। इसलिए आयात पर निर्भरता बढ़ गई है और यूएई, कतर, सऊदी अरब जैसे देशों से आने वाली सप्लाई को अब अमेरिका, कनाडा और अल्जीरिया जैसे नए स्रोतों से जोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन कंटिंजेंसी प्लान की कमी के कारण यह संकट और गहरा गया है। सरकार ने स्वीकार किया कि सिलेंडर की डिलीवरी पहले 53% थी, अब 81% हो गई है। फिर भी आम लोगों को वैकल्पिक ऊर्जा जैसे सोलर और इंडक्शन कुकटॉप की ओर जाना होगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि गैस कनेक्शन बंद हो जाएंगे, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ई-केवाईसी अपडेट करने और पैनिक बुकिंग रोकने के लिए ऑनलाइन बुकिंग बढ़ाने की अपील की है। फिर भी कई जगहों पर लंबी लाइनें लग रही हैं और होर्डिंग करने वालों पर छापेमारी हो रही है, जहां 12,000 जगहों पर रेड पड़ी और 15,000 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए गए। साथ ही तेल कंपनियों ने 25,000 से अधिक निरीक्षण किए। फिर भी पैनिक की वजह से खपत 17% घट गई है, क्योंकि लोग इंडक्शन कुकटॉप की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, जिनकी बिक्री 300% बढ़ गई है। अब आखिर में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की, जहां अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है कि देश के ज्यादातर बेरोजगार युवा ग्रेजुएट हैं। 2004 में जहां अनएम्प्लॉयड युवाओं में सिर्फ 32% ग्रेजुएट थे, वहीं 2023 में ये 60.7% हो गया, यानी 1,10,00,000 से ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, जबकि ग्रेजुएट युवाओं की संख्या दोगुनी होकर 6,30,00,000 पहुंच गई। हर साल 50 लाख नए ग्रेजुएट निकल रहे हैं, लेकिन सिर्फ 28 लाख को नौकरियां मिल पाती हैं और उनमें भी सिर्फ 17 लाख को सैलरी वाली नौकरी मिलती है, बाकी सब बैठे रहते हैं। असली वजह स्किल की कमी है, क्योंकि कॉलेजों में जो थ्योरी पढ़ाई जाती है उसका इंडस्ट्री की ज़रूरतों से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बावजूद रट्टा मारने की पुरानी व्यवस्था नहीं बदली। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और सोचने समझने की क्षमता विकसित नहीं हो रही। इसलिए कंपनियां कहती हैं कि 10% ही वर्कफोर्स के लिए तैयार मिलते हैं, बाकी नॉन यूजेबल हैं।
महंगाई की वजह से भी कई युवा पढ़ाई छोड़कर काम पर लग जाते हैं। 2017 में 38% पुरुष युवा पढ़ाई में थे, जो अब 34% रह गए हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल की फीस इतनी महंगी है कि गरीब परिवार नहीं उठा पाते, इसलिए ड्रॉप आउट बढ़ रहे हैं। सरकार की पीएम इंटर्नशिप स्कीम का टारगेट 1 करोड़ था, लेकिन सिर्फ 10,000 युवा जुड़े, जो बताता है कि जमीन पर असर कम है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव, पुलिस सुधार और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस जरूरी है, ताकि जॉबलेस ग्रोथ रुके और युवा आत्मनिर्भर बने। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। अगर आपको हमारी ये डिटेल्ड जानकारी पसंद आई तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी समस्या गंभीर लग रही है, पेंशन बढ़ोतरी, एलपीजी संकट या युवाओं की बेरोजगारी। हम अगली वीडियो में और गहराई से चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें और जागरूक रहें। धन्यवाद।